हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग देख रहे थे। इसमें एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे हम लोग एक्सरसाइज का। और लास्ट जहाँ तक डिस्कस किए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.15 था, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स थे, उनका नेचर ऑफ बॉन्डिंग बतलाना था वीबीटी के आधार पे। 9.15 एक देखे थे, इसमें से सेकेंड नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है वह है FeF6 पर ट्रिपल माइनस। इस कॉम्प्लेक्स का जो है बॉन्डिंग नेचर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, कहने का मतलब कि यह एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें फिर दो पॉसिबिलिटी हो जाता है, इनर ऑर्बिटल या फिर आउटर ऑर्बिटल। लिगैंड्स और ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, हेयर CMI इज Fe ट्रिपल प्लस, ligand is F minus, which is very weak ligand, very weak ligand। अब यदि बहुत वीक लिगैंड है, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है, तो ऑब्वियसली यह जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल, सॉरी वीक लिगैंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है, तो लो स्पिन नहीं बल्कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और आउटर ऑर्बिटल होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल होगा। ऐसा कन्फिग्रेशन की बात कर लें हम लोग, Fe का होता है 3d6 4s2, Fe ट्रिपल प्लस है तो बचेगा 3d5, 4s 0 रह जाएगा, आगे 4p वगैरह। तो सबसे पहले तो 3d के 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5, 4s का एक ऑर्बिटल खाली, 4p के 3 ऑर्बिटल्स खाली, 4d के 5 आ गया। चूँकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होना है। sp3d2 मतलब कि वैलेंस सेल का d ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होगा। तो वैलेंस सेल के तो सारे d ऑर्बिटल्स खाली के खाली ही हैं। यहाँ से देखो 6 फ्लोराइड आयन जो लिगैंड हैं F माइनस, सब में F माइनस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऐसा 6 के 6 हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक में तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स होगा वह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होगा। और इसके लिए स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऑक्टाहेड्रल ही बनना है। ऑक्टाहेड्रल मैनर में सारे फ्लोरीन जुड़े रहेंगे। Fe पे 3 प्लस, सब पे 1 माइनस, ऑक्टाहेड्रल। ऐसा ही एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है इसके लिए वह है कोबाल्ट के लिए। तो थर्ड नंबर का कॉम्प्लेक्स इसमें है CO C2O4 का होल 3 पे ट्रिपल माइनस, दिस वन। इसके लिए बनाना है बॉन्डिंग इसका। अगेन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर भी जाएंगे हम लोग। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 ही है, चूँकि बाइडेंटेड लिगैंड है ना, 2 डोनर एटम जुड़े रहेंगे एक साथ, तो 2 × 3 मतलब 6।
ऑक्टाहेड्रल ये भी होगा। सेंट्रल मेटल आयन यहाँ क्या है, CO++, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। और कोबाल्ट के लिए यह जो ट्रिपल+ है कहीं ना कहीं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के रेंज में आता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद लिगैंड की बात करें तो लिगैंड इज ऑक्सलेट आयन, जो कि एक मॉडरेट स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो इस हिसाब से इस कॉम्प्लेक्स को ऑब्वियसली इनर ऑर्बिटल होना चाहिए, मतलब कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इनर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो कोबाल्ट का 3d7 4s2, यदि इस पे 3+ चार्ज है इसका मतलब 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से, आगे 4s खाली रह जाएगा, 4p वगैरह होगा। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 4s खाली है, 4p के 3 खाली हैं। चूँकि लो स्पिन बता रहे हो आप तो कन्फिग्रेशन हाइब्रिडाइजेशन शुड बी D2sp3, और D2sp3 कहने का मतलब हुआ कि इनर सेल में 2 d ऑर्बिटल वैकेंट होने चाहिए, ये दोनों नहीं है वैकेंट। इसको आप यहाँ करो, इसको यहाँ करो, तो 1 2 3 4 5 6 ये दोनों वैकेंट हो गए, ये ऑर्बिटल भी वैकेंट है, ये तीनों भी वैकेंट है। अब इसी में जो है लिगैंड इलेक्ट्रॉन देगा, तो चूँकि C2O4 बाइडेंटेट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें भी देगा। उसी प्रकार से C2O4 यहाँ भी देगा, यहाँ भी, और एक लास्ट में C2O4 डबल माइनस रहेगा, तो ये भी यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ देगा, ए यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए जो होगा वह D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, इसका मतलब कि यह जो कॉम्प्लेक्स है वह होगा किस नेचर का, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, कोबाल्ट ऑक्सलेट को आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो ऐसे, OX OX, यहाँ भी OX, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ हो जाएगा OX 3- ऑक्टाहेड्रा। तो इतना ही सा काम करना है, मेन तो यहाँ है सेंट्रल मेटल आयन का आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, लिगैंड के नेचर को पहचानो, यहाँ से पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल, इतना ही तो पता ही करना है हम लोग को। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, और वह लास्ट क्वेश्चन जो है वह है कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स COF6 पे ट्रिपल-, ऐसा। अगेन यहाँ हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल ही होगा। उसके बाद जो सेंट्रल मेटल आयन है वह कोबाल्ट ट्रिपल+, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, कोई दिक्कत नहीं है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जो लिगैंड है यहाँ वह है फ्लोराइड, जो कि बहुत ही वीक लिगैंड है, वेरी वीक लिगैंड। और यदि बहुत वीक लिगैंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई भी है, तो फिर यहाँ से आउटर ऑर्बिटल ही बनाएगा, या इनर ऑर्बिटल तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। तो ये जो है आउटर ऑर्बिटल हुआ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, ऐसा। तो फिर से वैसे ही चले, कोबाल्ट का 3d7 4s2 होगा, लास्ट में 3+ है तो ये बचेगा यहाँ 3d6 4s 4p वगैरह रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो चूँकि आउटर ऑर्बिटल की बात करी है हमने, मतलब कि sp3d2 आउटर सेल के जो d होंगे, मैंने 4p के बाद जो 4d है, ऐसे।
अब यहाँ से देख रहे हो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच ही जाएंगे, क्योंकि लिगैंड तो इलेक्ट्रॉन इस सब में देने वाला है, F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस, ये देखो यहाँ से यहाँ तो हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस हिसाब से यह हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। शेप बनाओगे ऑक्टाहेड्रल ही बनने वाला है, F F F F ट्रिपल प्लस सब पे एकक माइनस 3 माइनस ऑक्टाहेड्रल। तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस थे जिनका बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना था वीवीटी के आधार पे, जो हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.16 क्या है उसको भी देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9.16 है और पूछ रहा है सबसे पहले कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यह क्या होता है, और यदि यह आप कर लेते हो तो उसके बाद बोल रहा है कि एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या स्प्लिटिंग होगा उसको दिखाना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ऑलरेडी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, तो बस अभी डायरेक्ट आंसर की ओर जाएंगे कंसेप्ट को समझते हुए। तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करें, कहने का मतलब कि यह CFT से आ गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलता क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड है उसका बॉन्ड प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है, वह कोवेलेंट नेचर का नहीं है, मतलब ऑर्बिटल्स का कोई ओवरलैपिंग वगैरह जैसा बात नहीं है। फिर बोलता है कि जो लिगैंड्स होते हैं उनके पास चूँकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वे लिगैंड्स हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और यदि नेगेटिव लिगैंड है तो उनको पॉइंट चार्ज माना जाएगा, न्यूट्रल लिगैंड है तो पॉइंट डाइपोल माना जाएगा। और जब लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं तो वे लिगैंड्स अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को सेंट्रल मेटल आयन की ओर लेकर के जाते हैं। मतलब ऐसे, यह सेंट्रल मेटल आयन है, तो सेंट्रल मेटल आयन है तो इसके पास जो d ऑर्बिटल है उस d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। लिगैंड इसको अप्रोच करेगा तो लिगैंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंड हो सकता है, यदि न्यूट्रल है तो, और नेगेटिव लिगैंड है तो केवल नेगेटिव फील्ड ही होगा, मतलब इसके पास भी नेगेटिव फील्ड है। तो जैसे ही यह लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है तो इसका नेगेटिव फील्ड और इसके इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव फील्ड है दोनों के बीच रिपल्सन होता है, और रिपल्सन हो जाने के चलते मेटल का जो 5d एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो कि शुरू में डीजेनरेट होते हैं, मतलब कि इनका एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल एनर्जी। अब रिपल्सन के चलते अब 5 d ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल नहीं रह जाता है, और ये जो d ऑर्बिटल्स है ये स्प्लिट कर जाते हैं 2 और मोर सेट्स में, और ये जो 2 या अधिक सेट में ऑर्बिटल स्प्लिट कर रहा है मेटल का d ऑर्बिटल ड्यू टू इंटर स्टैटिक रिपल्सन, बोल सकते हो कि नेगेटिव नेगेटिव के बीच वहाँ रिपल्सन हो रहा है। तो इस रिपल्सन के चलते मेटल के d ऑर्बिटल्स जो यहाँ स्प्लिट कर रहे हैं 2 या अधिक सेट में, इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कि द स्प्लिटिंग ऑफ 5 डीजेनरेट d एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ड्यू टू द इंटरस्टैटिक रिपल्सन विथ लिगैंड्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब यह जो स्प्लिटिंग होगा d ऑर्बिटल का कितने सेट्स में होगा, कैसे एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, यह टोटली डिपेंड करता है उस क्रिस्टल के नेचर पे। क्रिस्टल के नेचर पे कहने का मतलब कि उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। इसमें से मुख्यतः जो 4 कॉमन से ज्योमेट्री हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, वह पढ़ा है ऑक्टाहेड्रल, फिर हमने पढ़ा टेट्राहेड्रल, और फिर हमने पढ़ा स्क्वायर प्लानर। ये दोनों तो सिमिलर टाइप के हैं, ये थोड़ा अलग है।
और उसमें से ये दोनों सिमिलर किस बेसिस पे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में जो लिगैंड होते हैं वे एक्सिस के अप्रोच ही एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच करते हैं। ऐसे हम लोग करते थे ना, इसको एक्स एक्सिस मान लिए, इसको वाई मान लिए, इसको जेड, तो सारे के सारे लिगैंड एक्सिस पे हैं। स्क्वायर प्लेनर में भी वही बात होता था, स्क्वायर प्लेनर में भी वही बात होता था। इसको आप एक्सिस मान लो वाई, इसको मान लो, या इसको एक्स माने हो तो इसको मान लो वाई। तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सारे लिगैंड्स एक्सिस पे होते हैं। मतलब ये लिगैंड जब सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करेंगे तो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे, और जब एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे वे सेंट्रल मेटल आयन को, तो सेंट्रल मेटल आयन का जो डी ऑर्बिटल है, अब डी ऑर्बिटल भी 5 वेराइटी के हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू। तो इसमें से ये दोनों एक जैसे होते हैं जिनका कि लोब एक्सिस पे होता है, और इनका जो है एक्सिस इन बिटवीन द एक्सिस है लोब, ऐसा। तो हम क्या बताए कि ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में लिगैंड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन को, तो ये लिगैंड उस ऑर्बिटल को ज़्यादा प्रभावित करेंगे या उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रभावित करेंगे जो एक्सिस के अलोंग है। तो मेटल का यह जो 2 डी ऑर्बिटल है इसके लोब एक्सिस पे होते हैं, तो ये ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे लिगैंड का नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा। इसलिए ई दोनों ऑर्बिटल का जो है एनर्जी बढ़ जाएगा और बाकी का एनर्जी घट जाएगा यदि एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो। और ये भी मेनली जो है ऑक्टाहेड्रल के केस में है, स्क्वायर प्लेनर में तो केवल एक्स वाई के अलोंग आता है, तो एक्स वाई का यहाँ बढ़ेगा और बाकी का डिक्रीज करता है। लेकिन वही टेट्राहेड्रल की बात करें हम लोग, तो टेट्राहेड्रल में ये जो 4 लिगैंड्स होते हैं इनमें से कोई भी लिगैंड एक्सिस के अलोंग नहीं आता है, सारे इन बिटवीन द एक्सिस हैं। डिटेल में हम लोग देख चुके हैं, बस अभी रिवीजन के तौर पे चल रहा है ऐसा। तो चूंकि इसमें सारे लिगैंड इन बिटवीन द एक्सिस हैं, तो इसमें लिगैंड जो सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करेगा वह एक्सिस से नहीं करेगा, एक्सिस के बीच से करेगा। तो फिर ये सारे जो ऑर्बिटल है जिनका लोब एक्सिस के बीच में है, तो इन लोब्स का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा ना ये सारे लिगैंड के द्वारा जो आ रहे हैं एक्सिस के बीच। तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में वे ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा जिनका लोब एक्सिस पे है, जबकि इसमें टेट्राहेड्रल में उस डी ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा जिसका लोब एक्सिस के बीच में है। समझ गए इस बात को? तो इतना आप ध्यान में रखोगे। तो यही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उस कंपाउंड का फॉर्मेशन के दरमियान लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को उसके तरफ करके। ऐसा करने से मेटल के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी उसका नेगेटिव फील्ड है, लिगैंड भी नेगेटिव फील्ड आ रहा है, अब सेम फील्ड है तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने से ही डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं क्योंकि रिपल्सन से एनर्जी चेंज कर जाएगा। और वैसे केस में जब ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा तो हो सकता है किसी एक का एनर्जी ज़्यादा बढ़े किसी का कम, तो उस डी ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा जो लिगैंड के सामने आएगा, और उस डी ऑर्बिटल का एनर्जी कम बढ़ेगा जो लिगैंड से थोड़ा दूर होगा। वह ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है जो ऑलरेडी अभी हम लोग एक्सप्लेन किए। तो यही पूरा फैक्टर जो है वह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। चूँकि यहाँ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है तो ऑक्टाहेड्रल में जो लिगैंड हैं वे लिगैंड सारे के सारे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से आ रहे हैं। तो ये जो ऑर्बिटल है DX2 Y2 और DZ2, तो इसमें देखो लोब जेड पे है, इसमें एक्स और वाई पे है, तो इन 2 डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो ये दोनों डी ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा और इन तीनों डी ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वह थोड़ा कम बढ़ेगा। ओवरऑल हम लोग एवरेज मीन एनर्जी लेते हैं, तो उस हिसाब से जब इसके लिए आप डायग्राम बनाओगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का तो शायद कुछ ऐसा बनना चाहिए। डिटेल हम लोग फिगर के साथ सारे ऑर्बिटल्स का फिगर ड्रॉ करके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर जब कर रहे थे। अभी चूँकि क्वेश्चन आंसर है तो रिवीजन के तौर पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं। मान लिया जाए कि यहाँ नीचे से ऊपर एनर्जी इन्हांस कर रहा है, बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, दीज आर 5 डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन या ऑफ फ्री मेटल आयन। फ्री मेटल आयन मतलब कि नॉन बॉन्डेड है अभी या कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं किया है, तो पांचों का एनर्जी जो है एक समान है और ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं।
ऑल आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन जब यही मेटल आयन अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के दरमियान जो है क्या होगा कि जैसे ही यह कॉम्प्लेक्स बनाएगा मतलब लिगैंड मेटल को अप्रोच करेगा तो नेगेटिव फील्ड लिगैंड लगाया और इसके डी इलेक्ट्रॉन में है वो भी नेगेटिव फील्ड लगाया, तो नेगेटिव फील्ड के चलते थोड़ा थोड़ा अब एनर्जी जो है सो डी का क्या होगा, बढ़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी इसका बढ़ेगा और मान लो कि बढ़ करके पाँचों डी ऑर्बिटल का एवरेज एनर्जी यहाँ आ गया है। दिस इज एवरेज एनर्जी एंड दीज आर 5d atomic orbitals of central metal ion in a spherically symmetrical crystal field। और यहाँ से अब क्या होगा कि जब लिगैंड पूरी तरह से जुड़ जाएंगे सेंट्रल मेटल आयन से तो अब यह ऑर्बिटल करेगा स्प्लिट, और स्प्लिट करेगा तो इसमें से 2 ऑर्बिटल का जो है एनर्जी बढ़ जाएगा ऐसा, और इस एवरेज एनर्जी के तुलना में बाकी 3 का एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा नहीं शुरू वाला ऑर्बिटल की तुलना में इसके तुलना में एनर्जी नहीं घटेगा, इस एवरेज एनर्जी के तुलना में घटे, क्योंकि हम लोग वेटेड मीन लेते हैं, डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग ऐसा। तो इसमें से ये जो 2 ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ा ये कौन से ऑर्बिटल होते थे, dx2y2 और dz2। ये तीनों कौन से हैं, dxy, dyz और dzx ऐसा। और ई जो है 0 एनर्जी लेवल कहलाता था, या इसी को हम लोग बैरी सेंटर भी बोलते थे, या फिर 0 एनर्जी लेवल, या जो है कहलाता था ईजी सेट, डबली डीजनरेट, या T2G सेट, ट्रिपली डीजनरेट। ये जो डबली डीजनरेट वाले ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी यहाँ से यहाँ प्लस 0.6 डेल्टा वो होता था, और ई जो है माइनस 0.4 डेल्टा वो। ये पूरा डिफरेंस यहाँ से यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा वो, जो कि बराबर होता था 10 DQ का ऐसा। और यहाँ के जो 5 ऑर्बिटल्स हुए दीज आर 5d एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड ऐसा। तो यही डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा जब ऑक्टाहेड्रल के लिए आएगा। तो कंप्लीट डायग्राम है, अच्छे से इसको समझोगे। यहाँ जो था स्टार्टिंग में फ्री मेटल आयन का डी ऑर्बिटल, इस डी ऑर्बिटल का एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये कब बढ़ेगा, जब लिगैंड अप्रोच करना शुरू करेगा। मैंने लिगैंड अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया, बस अप्रोच कर रहा है। जब ये बॉन्ड बना लेगा ना तब स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन के बाद ऐसे स्प्लिट करेगा। और चूंकि वेटेड मीन हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तीनों का एनर्जी घट जाएगा, नहीं, बढ़ेगा कम। देखो यहाँ से देखोगे स्टार्टिंग वाला ऑर्बिटल से, तो ये ऑर्बिटल की तुलना में अभी भी ये ऊपर है, मतलब एनर्जी अभी भी इनका हाई ही है, लेकिन ये दोनों की तुलना में कम है। और हम लोग बोलते हैं कि जो 0 एनर्जी लेवल है इसके तुलना में इतना डेल्टा वो एनर्जी इसका नीचे है और इसका इतना ज़्यादा है। वेटेड मीन लेंगे तो 0 निकल जाएगा ऐसा। तो यह है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग। अच्छे से इसको आप समझे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, वह है 9.17 और इसमें एक्सप्लेन करना है स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज को। अब बोला है कि यदि आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ जा रहे हो तो इस आधार पे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स क्या हैं। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स क्या हैं, 2 प्रश्न है 9.17 में। सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। देखो ये जो स्पेक्ट्रो वर्ड लगा हुआ है ये आया है स्पेक्ट्रोस्कोपी से।
अलग अलग लिगैंड्स जो कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उन सारे लिगैंड्स के स्प्लिटिंग पावर को स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से स्टडी किया गया। उनके स्प्लिटिंग पावर को कि कौन से लिगैंड कितना स्प्लिटिंग करते हैं। मतलब अभी जो डायग्राम हम लोग बनाए थे या जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी था, तो यह एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा T2G या EG के बीच ऑक्टाहेड्रल के लिए, मतलब हुआ कि वह उतना स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग करवा रहा है, मतलब वह लिगैंड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो लिगैंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, खास करके नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेंट्रल मेटल आयन की ओर, तो यह नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह सेम नहीं होता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करते हैं। तो वैसे लिगैंड्स जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वे मेटल डी ऑर्बिटल को ज़्यादा रिपेल करेंगे और उस केस में वह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाएंगे। और वैसे ही लिगैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स। और जो लिगैंड्स लोअर मैग्नीट्यूड का नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वे मेटल डी ऑर्बिटल को कम रिपेल करते हैं, तो उस केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है वह कम होता है। ऐसे लिगैंड्स को हम लोग वीक फील्ड लिगैंड्स बोलते हैं। तो लिगैंड को देख करके, चूँकि यहाँ कौन सा लिगैंड कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या लिगैंड को देख करके पता कर पाना पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली वह एक्सपेरिमेंटल ही होगा। और वही एक्सपेरिमेंटल जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से है, इसलिए यहाँ लगा हुआ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जितने भी केमिकल स्पीसीज हैं, मतलब जो लिगैंड्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं, उनका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर को देखा गया, तो उस पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब सबको अरेंज किया गया, तो जो अरेंजमेंट मिला जिसमें सारे लिगैंड्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, वही अरेंजमेंट कहलाया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें से बहुत सारे लिगैंड्स का तो लिखा ही गया था, कुछ लिगैंड्स का भी लिखते हैं कॉमन, जैसे आयोडाइड से स्ट्रॉन्गर लिगैंड है ब्रोमाइड, इससे ज़्यादा सल्फाइड, फिर थायोसाइनाइड, फिर ClF, ऐसे बहुत सारा होगा, ऑक्जेलेट, फिर H2O, उसके बाद शायद अमोनिया और इसका एथिलीन डायमीन के जैसा ही है। इसके बाद आगे बढ़ोगे NO2, CH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन एक जनरल ऑर्डर हम लोग लेके चल रहे हैं, CN- CO ऐसे करके। तो यदि CO को सबसे लास्ट में रखा गया, इसका मतलब हुआ कि CO सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और यह CO जो है डी ऑर्बिटल के एनर्जी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकता है, और फिर स्प्लिटिंग में उसके एनर्जी को ही उतना ही ज़्यादा वह बढ़ाएगा। तो ये जो है कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और जो है इधर वीक, मतलब हम लोग NH3 को एक बॉर्डर लाइन लेकर के चलते हैं, और इधर वाले जो हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स कहलाते हैं। जो जितना राइट रहेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वह उतना स्ट्रॉन्ग, और जो जितना लेफ्ट रहेगा वह उतना वीक फील्ड लिगैंड्स। और यही जो अरेंजमेंट है कहलाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लिगैंड्स एक्सट्रीम राइट हैं दाहिने तरफ, वे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होंगे, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वह वीक फील्ड लिगैंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स का मतलब क्या हुआ कि वैसे लिगैंड्स जो हाइयर मैग्नीट्यूड का नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हो, सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स को उतना ज़्यादा एनर्जी हाई करके उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ाता हो। मतलब जो ये सारे लिगैंड्स हुए ना, इनके लिए जो डेल्टा ओ का वैल्यू होगा वह वेरी हाई होगा, कोई नहीं डेल्टा ओ, डेल्टा ही लिखे हम लोग, वेरी हाई होगा। और ये जो हैं इनके लिए जो डेल्टा का वैल्यू है वह वेरी लो हो सकता है। डेल्टा इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो वीक फील्ड लिगैंड्स मतलब जिसके लिए उस कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है, तो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल और हाइयर एनर्जी डी ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करोगे, इसमें नीचे T2G होता है, ऊपर EG, दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा वो। उसी प्रकार से आप बात करोगे टेट्राहेड्रल की, तो यहाँ E नीचे T2 ऊपर, तो यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा T। रिलेशन वगैरह भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, वैसे ही स्क्वायर प्लेनर के लिए होता है।
तो इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है लिगैंड, बेसिकली लिगैंड। सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन लिगैंड जो इसको डिटरमाइन करेगा, इसी आधार पे लिगैंड को यहाँ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो एग्जाम में आ सकता है कोई 4 लिगैंड दे दे, पूछे कौन इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या कौन वीक फील्ड लिगैंड है, तो आप NH3 को टारगेट करके चलोगे। और एग्जाम में आएगा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं, यही सब जो कॉमन लिगैंड है, कोई जरूरी नहीं कि इतना ही, इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन एग्जाम के लिए कोई कॉमन लिगैंड नहीं। इधर से कोई हेलाइड आयन दे दे, सल्फाइड दे दे, ऑक्जेलेट H2O दे दे, इधर से देगा तो नाइट्राइट देगा, साइनाइड देगा, CO देगा, NH3 देगा, तो इस टाइप का, तो उसको आप अपने से कर लोगे। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, आगे के प्रॉब्लम्स जो है नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। धन्यवाद।